Hello students, so I am back now for the another topic in hydrogen और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, लिविंग बॉडी उससे बनी हुई है, बॉडी को उसकी इमेंस ज़रूरत रहती है और बिना उसके सस्टेनेंस सर्वाइवल जो है लाइफ का वो पॉसिबल नहीं। तो आज हम इसकी डिटेल्ड एलैबोरेटेड स्टडी करेंगे। वाटर जो है ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इट इज 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज ऑफ वाटर। 65 to 70% ह्यूमन बॉडी में पानी होता है और प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट्स या सारे प्लांट्स 70 to 90% तक वाटर रखते हैं। कुछ प्लांट्स में तो 95% तक वाटर की प्रेजेंस होती है। तो ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या कहना चाहिए पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है वाटर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करता है या कौन सी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको बहुत ही एक यूनिक कंपाउंड सब्सटेंस बनाती है, वो आज हम देखेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी इज कंप्राइजिंग ऑफ 65% ऑफ वाटर और प्लांट्स में तो कई प्लांट्स में ये 95% तक की प्रेजेंस रखता है। दूसरी चीज़, वाटर जो है अपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण बहुत यूनिक है। और अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बहुत समय से हम 6, 7, 8 से सुनते आए हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कुछ भी आप इसमें डालोगे तो कुछ ना कुछ तो जो पार्ट है सब्सटेंस का वो डिसॉल्व होगा या कुछ घुलेगा पानी में जाने के बाद। तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है पानी को कहा गया है। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट जो है इसको बहुत ही यूनिक बनाती है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि ये सब चीज़ें क्या हैं और इससे क्या यूनिकनेस होती है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पानी में, वाटर में, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर में, जो कि इसकी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके इसको एक यूनिक सॉल्वेंट या इसको एक यूनिक कंपाउंड बनाती है। तो फिर से अगर हम देखें तो बहुत ज़रूरी है सस्टेनेंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड के लिए। इवन 65% ऑफ वाटर इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन plants have water and many of the plants have 95% up to 95% of water. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सभी ने पढ़ा है और यही सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको अलग बनाती है। शुरू से शुरू करते हैं। वाटर इज टेस्टलेस एंड ओडरलेस। सभी को पता है वाटर टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। ओडरलेस है, कोई इसकी पिक्यूलियर स्मेल या ओडर नहीं है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसका शेप है वो हेक्सागोनल या क्यूबिक शेप में ये होता है। तो हेक्सागोनल या क्यूबिक, इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इन इट्स सॉलिड फेज। और क्यूबिक जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे दिखाई देता है और हेक्सागोनल जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पे आपको दिखेगा। तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड वाटर की बात करें जो कि आइस फॉर्म ऑफ वाटर है, तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। और अगर आप टेम्परेचर बहुत
बहुत ज़्यादा लो करते हैं, देन द शेप एंड इट्स स्ट्रक्चर गोज टुवर्ड्स द क्यूबिक फॉर्म। तो हेक्सागोनल क्या? हेक्सागोनल मतलब इट्स इन द हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप कैसा होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर इन द वेपर फेज स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस हेक्सागोनल शेप को समझते हैं। हेक्सागोनल शेप को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वेपर फेज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में बताऊंगी, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और वो क्या है कि एक ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एक हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 2 सिंगल बॉन्ड्स के साथ में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिनको हम लोन पेयर्स कहते हैं। तो ये लोन पेयर्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में भी हमने देखा था। तो लोन पेयर्स के कारण आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट करता है और शेप को चेंज कर देता है। तो वाटर है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर अभी आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि वाटर है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, but because of these 2 lone pair of electrons, the shape is bent, not tetrahedral. Shape bent है, tetrahedral shape नहीं है इसका, bent है। और bond angle भी it's less than the normal tetrahedral 109.5 degrees से 104.5 degrees का हो जाता है। तो क्योंकि ये 2 लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर रिपल्शन इतना प्रोमिनेंट होता है कि ये लोन पेयर्स जो हैं आपस में रिपेल करके बॉन्ड एंगल को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको पास कर देते हैं। और इनका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, जो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है, उससे कम कर देता है 104.5। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द वेपर फेज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। एक ऑक्सीजन है, डायपोल मोमेंट इसमें आता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इधर पे। तो ये जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर द ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखता है, लेके रखेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्शन की पावर है उसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। डायपोल मोमेंट इस पे डेवलप होता है, पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड है, sp3 है, पर नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है इसकी, बेंट शेप है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी 95.7 पिकोमीटर्स की बॉन्ड लेंथ इसमें देखी गई है। तो यहाँ पे ये वेपर फेज वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल सॉलिड फेज, सॉलिड में जो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर्स पे 0 डिग्रीज पे जो आइस है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। तो ये कैसे होता है देखिए, ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हैं, देन दिस lone pairs are here and this is bonded towards another oxygen which is having this is bonded to, because it is partial negative, it is bonded to hydrogen। ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। हाइड्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर्स है, ठीक है। ये फिर बॉन्डेड हो गए इधर ऑक्सीजन से, फिर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइंस शो कर रहे हैं।
तो ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन तो उसके पास है बॉन्डिंग, लेकिन वो दूसरे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जो कि हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही इसका स्पेसिफिक जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो एक वाटर दूसरे वाटर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये ऑक्सीजन का H और ये H इधर लिख दूं मैं अगर, तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ अनदर ऑफ द मॉलिक्यूल, और इस तरीके से एक हेक्सागन में कन्वर्ट होगा। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फिर से समझते हैं इसको कि हेक्सागोनल सॉलिड फॉर्म में आइस नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कैसे अपने को अरेंज करता है। तो देखिए, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, then there will be one more hydrogen, lone pairs, another water molecule, then it will be, ये जो है एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड के साथ में वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, उनसे जुड़ा होता है। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में तो बॉन्डेड है ही, जैसे मैंने अभी आपको वेपर स्टेट में इसका स्ट्रक्चर बताया था कि कोवेलेंटली ये बॉन्डेड है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अगर दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा बोलूं तो ये तीसरा मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चौथा मॉलिक्यूल है। इस तरीके से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये पूरा एक हेक्सागन बनाता है, और इस हेक्सागन में ये जो है ये कहलाते हैं वॉइड्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में वॉइड्स का इंपॉर्टेंस बताया था कि वॉइड्स वो गैप्स हैं, वो इंटरस्टिशियल गैप्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बाद उनके बीच में बच जाते हैं। तो यहाँ पे जब हेक्सागन फॉर्म में सॉलिड स्टेट में आइस है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो जो हेक्सागन बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, जहां आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन अपने अराउंड 4 टेट्राहेड्रली वाटर मॉलिक्यूल से या ऑक्सीजन से सराउंडेड रहता है, उस केस में यहाँ पे जो हेक्सागन बन रहा है इसके बीच में जो है वॉइड्स आ जाते हैं, और ये वॉइड्स जो है छोटे एटम्स या बड़े एटम्स या छोटे मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर सकते हैं। बड़े एटम्स या छोटे मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके क्लैथरेट्स बनाते हैं। ये भी आपको बताती हूँ क्या होते हैं क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो यहाँ से अभी आप इसको और देखिएगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, और इस तरीके से ये हेक्सागन कंप्लीट कर रहा है। व्हाट इज हेक्सागन? दिस इज एन हेक्सागन। सो ये हेक्सागन कंप्लीट कर रहा है, और इसके बीच में ये जो है ये इसका वॉइड है या इसका इंटरस्टिशियल गैप। तो हेक्सागन में बीच में ये वॉइड होता है, एयर भी ट्रैप होती है, और इससे हम कहते हैं कि डेंसिटी जो है सॉलिड वाटर या आइस की वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आइस आपको पता है फ्लोट होता है। और आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपके जूनियर क्लासेस में कि डेंसिटी जो है वाटर की वो कुछ 3.98 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री हम इसको मान लेते हैं, 4 डिग्रीज पे मैक्सिमम होती है। तो कैसे होती है ये हम देखते हैं। आप ध्यान से सुनिए, सभी के पीछे कुछ ना कुछ अपने रीजनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए।
अब हम बोले कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बिकॉज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. So why is it so? Because of this voids or the gaps where air can be trapped in between and makes it lighter, and the density of ice can be less than that of water. तो इसमें अभी मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम एक ग्राफ के थ्रू इसको समझें तो ग्राफ आपको ये बोलेगा जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाऊं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ डेंसिटी है वाटर की, 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ डेंसिटी है वाटर की, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये डेंसिटी बढ़ेगी, फिर ये करेगी. और ये जो मैक्सिमम पीक आपको दिख रहा है ये कुछ 3.98 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस पे हम बोलते हैं. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 0 डिग्री से, आइस का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी और फिर एक मैक्सिमा आने के बाद वो डेंसिटी कम होगी. तो ये ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने आपको हेक्सागन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आइस ये आपको बताया, सॉलिड वाटर. इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्म में बनाते हैं. अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर आप 0 डिग्री से बढ़ा रहे हो, कुछ ये जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं सॉलिड आइस में ये टूटते हैं और इस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले जाते हैं. तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे और इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाएंगे, लगेंगे या उसमें वहां पे इकट्ठा होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी. वॉइड्स कम हो रहे हैं, वहां पे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी. लेकिन ये डेंसिटी से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्यों बढ़ी या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्यों बढ़ी, फिर क्यों कम हो रही है? इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब अगर आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशंस होते हैं, रिपल्शंस होते हैं. आप ये सॉलिड स्टेट में समझेंगे, जब लिक्विड स्टेट भी आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे ये टूटे, इंटरस्टिशियल गैप्स में, वॉइड्स में चले जाएंगे, वॉइड्स में चले जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी. लेकिन अगर उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल रिपल्शंस आते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में और ये थर्मल रिपल्शंस इनको दूर दूर करते हैं. they are staying apart and the density becomes lower. और बहुत ही किफायत से हमको इसको यूज किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत कम परसेंटेज जो वाटर का है वो पोर्टेबल या कंज्यूमेबल वाटर जो है वो है. तो ये सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, वाटर को यूनिक बनाती हैं. अब हम वाटर और हेवी वाटर, नाउ व्हाट इज हेवी वाटर? हेवी वाटर इज D2O. मैंने आपको बताया था एक आइसोटोप होता है वाटर का, दैट इज ड्यूटेरियम. तो ड्यूटेरियम जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो D2O बनाएगा. H2O वाटर एंड D2O ड्यूटेरियम. H2O D2O की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, दोनों है ही वाटर, ये भी वाटर है, ये भी हेवी वाटर है. सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है. केमिकल क्यों नहीं चेंज होंगी भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के कारण है और तीनों ही फॉर्म्स में या दोनों ही फॉर्म्स में, ट्रीटियम तो रेडियो एक्टिव है तो दोनों ही फॉर्म्स में हम बोले एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन. न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन जो है एक ज्यादा होता है ड्यूटेरियम में, जो उसके कारण उसको हम हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं. तो वाटर और हेवी वाटर क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हेवी वाटर का ज्यादा होगा, क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेवी वाटर का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और इसको जो तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है वो ज्यादा होगी. हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा. किसका? हेवी वाटर का ज्यादा होगा. और अगर हम देखें तो हेवी वाटर जो है थोड़ा सा
अपनी प्रॉपर्टीज में न्यूट्रल ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन वाटर, इससे सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा है। लेटेंट हीट ज्यादा है या हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका मास जो है वो ज्यादा है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज अराउंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हेवी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर is more than normal water. ये आपको याद रखने वाली चीज है, मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड है, दोनों के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में, वो इसको आपस में मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट कर देता है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि अब ये एसोसिएशन हो गया है मॉलिक्यूल्स का, कोई नए इंटरैक्शन, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन आ गए हैं, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, it is having high heat of vaporization, we can say. It is having high heat of fusion. It is having high specific heat capacity और high specific heat capacity जो है, इसका मतलब क्या है, आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा कि इसको गर्म होने में भी ज्यादा टेम्परेचर ये लेता है, ठंडा भी देर से होता है। गर्म होने के लिए ज्यादा हीट आपको इसको देनी पड़ेगी और ये हीट इवॉल्व भी बहुत देर से करता है, तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकता है, और इसीलिए जो हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म ये नहीं होता जैसे दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। ये इसकी हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी के कारण है कि ये बहुत ज्यादा हीट लेके गर्म होता है और बहुत देर तक हीट इवॉल्व करके ये ठंडा होता है, तो रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर को इसका यूज किया जाता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब बहुत कम टेम्परेचर्स होते हैं तो आइस जो है वो ऊपर जम जाती है लेक्स में या फ्रोजन लेक्स में, और नीचे जो है एक्वाटिक लाइफ स्मूथली रन करता है, वाटर जो है वो फ्लो करता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है सस्टेनेंस ऑफ द एक्वाटिक वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स इट यूनिक। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज हैविंग वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। इट इज हैविंग वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेक इट अ यूनिक सॉल्वेंट। कुछ ना कुछ आप इसमें डालोगे, इवन आयनिक कंपाउंड्स जिनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, उनको भी ये तोड़ के अपने में डिसॉल्व कर सकता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेक्स इट अ यूनिक सॉल्वेंट। ये सारी चीजें पानी की बहुत जरूरी है। और अगर पानी का सोर्स हम देखें इस यूनिवर्स में, तो कुछ 97% इज फ्रॉम ओशियन, सी वाटर है, फिर सॉल्ट लाइक लेक्स हैं, फिर हम बोले लेक्स, पॉन्ड्स हैं। तो जो पोटेबल वाटर है, जो कंज्यूमेबल वाटर है, वो बहुत कम है, 0.6768% ही सिर्फ वाटर जो है वो कंज्यूमेबल है। इसलिए कहा जाता है कि जुडिशियसली वाटर को यूज किया जाना चाहिए और बहुत ही किफायत से हमको इसको यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज जो वाटर का है वो पोर्टेबल या कंज्यूमेबल वाटर जो है वो है।
तो ये सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, वाटर को यूनिक बनाती हैं। अब हम वाटर और हेवी वाटर, नाउ व्हाट इज हेवी वाटर? हेवी वाटर इज D2O। मैंने आपको बताया था एक आइसोटोप होता है वाटर का, दैट इज ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो D2O बनाएगा। H2O वाटर एंड D2O ड्यूटेरियम। H2O D2O की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, दोनों है ही वाटर, ये भी वाटर है, ये भी हेवी वाटर है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, केमिकल क्यों नहीं चेंज होंगी? भाई केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, और तीनों ही फॉर्म्स में या दोनों ही फॉर्म्स में, ट्रीटियम तो रेडियो एक्टिव है, तो दोनों ही फॉर्म्स में हम बोले एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन। न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन जो है एक ज्यादा होता है ड्यूटेरियम में, जो उसके कारण उसको हम हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो वाटर और हेवी वाटर क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हेवी वाटर का ज्यादा होगा, क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेवी वाटर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और इसको जो तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है वो ज्यादा होगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, किसका? हेवी वाटर का ज्यादा होगा। और अगर हम देखें तो हेवी वाटर जो है थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टीज में न्यूट्रल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन वाटर, इससे सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा है। लेटेंट हीट ज्यादा है, या हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका मास जो है वो ज्यादा है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज अराउंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हेवी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। ये आपको याद रखने वाली चीज है। मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी इज मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल वाटर। कैसे? बताइए। अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये 4 डिग्रीज तक मैक्सिमम रहेगी वाटर के लिए, H2O के लिए, और ये टेम्परेचर होगा कुछ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि हेक्सागन फॉर्म में से, आइस में से आप टेम्परेचर देते जाओगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के इंटरस्टिशियल गैप्स या वॉइड्स में आ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद तो थर्मल रिपल्शन आते हैं और डेंसिटी कम होने लग जाती है। अगर हम हेवी वाटर की बात करें तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए जो हेक्सागन बन रहा है हेवी वाटर का D2O के कारण, ये हेक्सागन में क्योंकि हेवी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, और इसको जब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका जो कुछ मैक्सिमा है वो कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे कुछ यहाँ तक जाएगा और फिर ये कम होगा। तो हेवी वाटर में मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर हेवी वाटर के लिए ज्यादा होता है। ये अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर वाटर का कम होता है, हेवी वाटर का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम को तोड़ के इंटरस्टिशियल गैप्स में, वॉइड्स में लाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर ऑफ हेवी वाटर इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो
starting with the chemical properties of water. अब chemical properties of water से पहले कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मैं क्लैथरेट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो क्लैथरेट पहले समझ लें, इसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल जो वॉइड्स होते हैं, गैप्स होते हैं, हेक्सागन स्ट्रक्चर में जो गैप्स रह गए हैं उसमें जाके जो बड़े एटम्स हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिए जाते हैं और उनको आप जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का वो कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के थ्रू करा जाता है। तो यहाँ पे भी इंटरस्टिशियल कुछ कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, जैसे कि लार्ज एटम्स कौन से, जो कि नोबल एलिमेंट्स के एटम्स, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, जो है आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। हीलियम नियॉन को छोड़ दीजिए, छोटे हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। और कंपाउंड्स कौन से, क्लोरीन, मीथेन, ये जब इंटरस्टिशियल वॉइड्स में या गैप्स में हेक्सागन के जो आइस फॉर्म था वाटर का, उसके वॉइड्स में ये चले जाते हैं और ये जाके वहाँ बैठे रहते हैं और इनका हम आराम से एक जगह से दूसरे जगह पे इनको ले जा सकते हैं और इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्लैथरेट्स। नाउ व्हाट क्लैथरेट्स meant for, it is called cage-like compounds, cage-like, these are cage-like, मतलब ये जो हेक्सागन हमने पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाया है उसमें ये जो वॉइड्स हैं इनमें जाके ये आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एटम्स या नोबल मेटल एटम्स या जो है क्लोरीन और CH4 गैसेस, ये गैसेस इनके वॉइड्स में या इंटरस्टिशियल गैप्स में ट्रैप हो जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं केज लाइक कंपाउंड्स या क्लैथरेट्स। तो ये क्लैथरेट्स होते हैं और इसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग दीज कंपाउंड्स और दीज एलिमेंट्स फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, सो दीज आर केज लाइक क्लैथरेट्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पहला आयोनाइजेशन। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत सारी जगह आपको यूज करनी पड़ेगी वाटर में। वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर शो करता है या वाटर जो है एम्फीप्रोटिक होता है। तो वाटर कैन बी एम्फोटेरिक इन नेचर और इट कैन बी एम्फीप्रोटिक। वाटर कैन बी एम्फोटेरिक वी कैन से और एम्फीप्रोटिक। अब इसका मतलब क्या है, अपने से ज्यादा मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स के साथ ये H पॉजिटिव ले लेता है और अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस को ये H पॉजिटिव दे सकता है। दैट इज कॉल्ड इट्स एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन लेना या देना, ठीक है। कैसे, ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अगर वाटर को आप HCl के साथ में डाल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी, HCl एसिड है, ये H पॉजिटिव देगा और वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है। H पॉजिटिव जो निकल रहा है इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पेयर
H2O के ऑक्सीजन पे मिल रहे हैं। तो HCl H पॉजिटिव दे रहा है, वाटर का ऑक्सीजन H पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और H पॉजिटिव आके इस ऑक्सीजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इससे जुड़ जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है और H पॉजिटिव इसने दिया तो बचा क्या, Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव निकालोगे तो नेगेटिव आयन बचेगा Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव ले रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव लेगा तो H2O था H3O हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने H पॉजिटिव लिया है, लोन पेयर ऑक्सीजन ने किसको दिए, H पॉजिटिव। तो ये जो है Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पे HCl एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सेट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है और जो H पॉजिटिव लेता है वो बेस है। तो यहाँ पे H2O एक बेस का काम करेगा, H2O बेस का काम कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि वो H पॉजिटिव HCl से ले रहा है और बना रहा है Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा और वापस HCl में आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, Cl नेगेटिव को H पॉजिटिव चाहिए, HCl बनाना है, तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा। अगर जो लेने वाला होता है वो होता है बेस, जो देता है वो होता है एसिड। So if it is base 1 and acid 1, this is base 2 and acid 2. आप मुझे बताइए conjugate acid base pairs, जो H पॉजिटिव ले रहा है वो बेस है और H पॉजिटिव लेके वो अपना conjugate acid बना रहा है, H पॉजिटिव लेके वो अपना conjugate acid बना रहा है। जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड है और H पॉजिटिव देके वो अपना conjugate base बनाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो H2O का जो कि बेस है यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में वो बेस है, वो H3O पॉजिटिव जो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड है और HCl जो कि एसिड है वाटर की प्रेजेंस में वो H पॉजिटिव देके Cl नेगेटिव अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अगर यही रिएक्शन वाटर की मैं अमोनिया में डालूं H2O प्लस NH3, अब NH3 को H पॉजिटिव चाहिए, वो वाटर से लेगा, वाटर यहाँ पे H पॉजिटिव दे रहा है। अब अगर वाटर यहाँ पे H पॉजिटिव दे रहा है तो वाटर H पॉजिटिव अगर दे रहा है तो ये है एसिड और NH3 ले रहा है तो ये है बेस। जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड, जो ले रहा है वो बेस। अब ये H पॉजिटिव दे रहा है, ये ले रहा है, तो क्या बनाएगा, OH नेगेटिव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H पॉजिटिव निकला तो OH नेगेटिव, NH3 ने H पॉजिटिव लिया तो NH4 पॉजिटिव। इसने ये एसिड है, इसने H पॉजिटिव दिया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, H पॉजिटिव निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस, और इसने H पॉजिटिव दिया, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है NH4 पॉजिटिव। तो वाटर एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। अगर वो अपने से ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस के साथ में डाला गया है या है तो वो बेस का काम करेगा और अपने से ज्यादा बेसिक के साथ में वो एसिड का काम करेगा। और ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ओके, तो इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। गॉट इट? तो अच्छा, सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है वाटर का? वाटर वैसे तो बहुत ही बैड पुअर कंडक्टर है, बहुत कम आयनाइज होता है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें एसिड्स या बेसिस को डालते हैं। तो सेल्फ आयनाइजेशन वाटर का कैसा होता है? इट इज H2O प्लस H2। अब H2O प्लस H2O क्या करेगा, एक लेगा एक देगा। मान लो इसने दिया H पॉजिटिव तो इसने दिया तो ये बनाया OH नेगेटिव, इसने लिया तो ये बनाया H3O पॉजिटिव। तो सेल्फ आयनाइजेशन हो गया, एक ने H पॉजिटिव दिया वो एसिड है, एक ने H पॉजिटिव लिया वो बेस है और उन्होंने अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स बनाए। तो H2O मतलब सेल्फ आयनाइजेशन वाटर का इस तरीके से होता है और अपने से ज्यादा एसिडिक मीडियम में वो बेस का काम करता है, अपने से ज्यादा बेस में वो एसिड का काम करता है, इसीलिए हम उसको एम्फोटेरिक या
one of the property of water. Now let's come to the another important property. Redox reaction of water. Water redox reaction करता है. Second is redox reaction of water. Redox मतलब reduction oxidation, loss gain of electron, loss of oxygen, gain of hydrogen. ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले. तो redox reactions of water में देखें, अपने से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स के साथ, अपने से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स के साथ वाटर का रिएक्शन किस तरीके से होगा? ये बनाएगा NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. तो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल के साथ में वाटर जो है वो थोड़ा सा वॉलेंटली रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. ये जो बहुत एक्टिव मेटल है इसके साथ में तो कोल्ड वाटर भी रिएक्ट कर जाता है, पर जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है मेटल्स की तो वाटर जो है या तो हॉट वाटर या स्टीम के साथ में आपको रिएक्शन करना होता है. तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो मैग्नीशियम जो है वो वार्म वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. आयरन के साथ में तो ये सिर्फ स्टीम के साथ में ही रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग व्हाट? Fe2O3 एंड H2. जिंक के साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है बॉइलिंग वाटर के साथ. तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी मेटल की, आपको टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते जाना पड़ेगा या कई जगह आपको स्टीम का यूज भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो है सोडियम एक्टिव मेटल्स का वाटर के साथ में रिएक्शन. अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन में, लेकिन जो दूसरी रिएक्शन है जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, water is oxidized to O2. मतलब जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, वो वाटर से आता है. चलिए इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. हम कैसे लिखते हैं सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को? C6H12O6 सॉरी this is the glycolysis of that. CO2 plus H2O, and in the presence of sunlight and chlorophyll, you all know this, it gives C6H12O6 plus H2O plus O2. अब बैलेंस कर लीजिए. इसमें ये बेसिक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑफ प्लांट, दे प्रोड्यूस देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है भाई, वो हमेशा पानी से ही निकलता है. ये चीज याद रखने वाली बात है. Water is oxidized to oxygen in photosynthesis reaction. It is not the carbon dioxide which is releasing oxygen. It is only water which is getting oxidized to oxygen. ठीक है? तो ये एक रिएक्शन है. दूसरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है नॉन मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्टिविटी. नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन. ये तो जो है ये मेनली पॉलीमेरिक एलिमेंट्स होते हैं. फिर ये जो है एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है,
यहाँ पे हम इनकी रिएक्टिविटी को देखेंगे वाटर के साथ, ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी आप मत देखिए। ये जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है F2 का सबसे ज्यादा है वाटर के साथ। रिएक्टिविटी विथ वाटर अगर हम देखें तो F2 इज मोर देन Cl2 देन Br2 एंड I2। I2 तो नॉर्मली रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन सबसे जल्दी फ्लोरीन का रिएक्शन होता है वाटर के साथ। और फ्लोरीन का अगर रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो ये क्या बनाता है, डाइऑक्सीजन लिबरेट करता है F2 plus H2O, it gives HF and O। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को। ऑक्सीजन जो है, वाटर जो है ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में, और ये बहुत जल्दी जो है फ्लोरीन रिएक्शन कर सकता है वाटर के साथ में। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, आयोडीन नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ में। तो दिस इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन की रिएक्शन कैसी है, फ्लोरीन की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, मतलब फ्लोरीन जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है और HF के साथ में खुद बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट कर देगा। लेकिन जो दूसरे हेलोजेंस हैं, जैसे अगर मैं बात करूं Cl2 की या Br2 की, तो ये पानी के साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। तो पानी के साथ में ये जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होगा भाई, कैसे होगा, Cl2 Br2, Cl2 अगर हाइड्रोलिटिकली टूट रहा है तो एक Cl पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, वाटर का H पॉजिटिव इसके साथ में जाएगा, वाटर का OH नेगेटिव इसके साथ में जाएगा, तो क्या बनाएगा HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl और HCl। ये याद रखिए। अगर दूसरे हेलोजेंस आपने लिए Cl2 Br2 तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है उससे एक ज्यादा और एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे Cl2 यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो HOCl में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, HCl में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। Cl की बात कर रहे हैं, यहाँ -1 यहाँ +1, तो जीरो इन बिटवीन +1 एंड -1, इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो Cl2 Br2 डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे, F2 जो है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, और आयोडीन तो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये आप ध्यान में हमेशा रखिए। इसके बाद में आते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो मतलब है, कई लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर किसी चीज को तोड़ना नहीं, वाटर मतलब, तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी का टूटना, और फिर H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है वो आयनिक या कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करता है। हाइड्रेशन का मतलब पानी का ही कहीं जाके, पानी वाटर मॉलिक्यूल का कहीं जाके जुड़ना, और उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो पहले हाइड्रोलिसिस को देखें। हाइड्रोलिसिस में कभी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो यहाँ पे भी फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 ही होगा। जैसे SiCl4 + H2O, it gives SiO2 + HCl,
बैलेंस कर लीजिएगा इक्वेशन को एंड एक्सक्यूज मी। सो SiCl4 H2O SiO2 और HCl के साथ में यहाँ Si का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ SiO2 में भी Si का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हाइड्रोलिसिस में चेंज नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में सेम होता है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। आगे भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सो हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का टूटना H पॉजिटिव OH नेगेटिव में और फिर वो जाके अपोजिट या तो आयनिक कंपाउंड्स है तो अपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करके हाइड्रोलिसिस करेंगे या कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये हमारी लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ वाटर में अभी मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का जाके लगना या वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़े, वो टूटे नहीं, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन ऑफ वाटर कितने तरीके के होते हैं, मतलब हाइड्रेटेड वाटर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रेटेड वाटर में पहला आता है कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल, जैसे अगर आप बात करो Cr H2O 6 3 पॉजिटिव, अगर हम इसकी बात करें, या फिर या 3Cl नेगेटिव, या फिर हम इंटरस्टिशियल वाटर की बात करें, जैसे BaCl2 2 H2O, या फिर हम थर्ड जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर की बात करें। तो हाइड्रेशन ऑफ वाटर की 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल, इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। इसको मैं कर देती हूँ CO कोबाल्ट। तो ये कैसे है, वाटर कई बार या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो है सेंट्रल एटम से, यहाँ पे कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल एटम है, तो वाटर जो है कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। तो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम से, लिगेंड का काम करता है, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। तो एक तरह का वाटर मॉलिक्यूल ये होता है जो कि रिएक्शन देता है। दूसरा इंटरस्टिशियल वाटर, पूरा जो लेटाइस स्ट्रक्चर है, ओवरऑल यूनिट सेल्स को मिला के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स धसे हुए होते हैं। तो पर यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका इंटरस्टिशियल वाटर बताता है। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर होता है CuSO4 5H2O। अब CuSO4 5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो है सिर्फ एक। कॉपर सल्फेट 5H2O में 5 इंटरस्टिशियल या 5 हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसको हम लिखते ऐसे हैं Cu H2O4 और जो भी SO4 वगैरह है एंड डॉट H2। सो दिस 1H2O इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का जाके लग जाना, उसका टूटना नहीं। हाइड्रोलिसिस में वाटर टूटेगा। कोऑर्डिनेटेड वाटर, जिसमें वाटर का ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड वाटर कहलाता है। इंटरस्टिशियल वाटर, पूरे लेटाइस में बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स का लगा होना, इंटरस्टिशियल वाटर। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर,
तो जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसमें 4 तो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर.